and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाओगे। अगर इस तरीके से आपको ये टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो एक बहुत सिंपल तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप लोग मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जा सकते हो और अगेन वहाँ पर जाकर आपको सर्च बॉक्स में दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना है, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट कर अपनी क्वेरीज को मेरे साथ में डिस्कस कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। काफ़ी रेलिवेंट आर्टिकल्स अलग अलग सोर्सेज से हमने लिए हैं, उसको हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से आप लोग इसको रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में। अब जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है या फिर आप कह सकते हो ये जो रिपोर्ट है ना, ये बेसिकली आ चुकी है। इस रिपोर्ट को कौन लेकर आया है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लेकर आया है। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में प्रीलिम्स में इस आर्टिकल से संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें पूछी हैं, वो भी आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा जब इस आर्टिकल को हम ख़त्म करेंगे। तो न्यूज़ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो लेटेस्ट एडिशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 वाला, इसको रिलीज़ कर दिया है। तो इस एडिशन के अंदर क्या क्या बताया गया, क्या हाइलाइट्स हैं उसके, वो हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो हाइलाइट्स में ना एक तो इन्होंने इंडिया का सिनेरियो डिस्कस किया है और इंडिया के साथ साथ दुनिया भर का सिनेरियो भी डिस्कस किया है कि दुनिया भर में इकोनॉमी को लेकर क्या क्या सिचुएशन होने वाली है। तो अगर हम लोग इंडिया के सिनेरियो की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में देखो क्या था ना, हम लोग अगर देखें तो भारत की जो जीडीपी है, जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पर इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला देखने को मिलेगा। मतलब देश के अंदर कंजम्पशन कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन सब का जो सम है बेसिकली वो निकल कर आता है, वो हमारा जीडीपी कहलाता है। ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी है आप वो कह सकते हो। तो जीडीपी साल 2022 के अंदर एक टारगेट रखा था कि साल 2022 के अंदर ये जीडीपी हमारी 7.4% से ग्रो होगी। लेकिन अब जो यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ये रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022, इस रिपोर्ट ने क्या बोला कि इंडिया की जीडीपी 7.4% से ना ग्रो होकर 6.8% तक होगी। यानी कि इंडिया का जो ग्रोथ है ना, इसको कट कर दिया गया है। इंडिया का ग्रोथ थोड़ा सा काट कर बताया जा रहा है, कम कर बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये एक अंदाजा है, फोरकास्टिंग है कि भारत की इकोनॉमी कुछ इस प्रतिशत से ग्रो होगी। तो ये 7.4% से कम करके 6.8% कर दिया गया है। रीज़न क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा। ये बात हो गई 2022 की। अब देखो जब 2023 की बात करते हैं तो 2023 में भी जो भारत का जीडीपी है वो 6.1% से ही ग्रो होगा, यानी 2022 से भी कम हो जाएगी 2023 के अंदर ये जीडीपी, ये इस रिपोर्ट ने बताया। ये तो बात हो गई स्पेसिफिकली भारत की। अब बात करते हैं ग्लोबल सिनेरियो की कि दुनिया भर के अंदर क्या सिचुएशन है। तो ग्लोबल ग्रोथ आप देखोगे ना, तो ग्लोबल ग्रोथ को भी कम किया गया है। न केवल इंडिया की ग्रोथ को कम किया है, दुनिया भर की ग्रोथ को भी कम किया है। दुनिया भर की ग्रोथ देखोगे तो 2021 में 6% से ग्रो हुआ, इसको अभी यहाँ पर 2022 में इसको कम कर दिया गया है, 3.2% कर दिया गया है। और बोला यह जा रहा है 2023 के अंदर इसकी ग्रोथ 2.7% तक देखने को मिल सकती है। 2023 में दुनिया भर की जो ग्रोथ है वो और कम हो सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ और कम हो सकती है। इसके पीछे का रीज़न आपको देखने को मिल जाता है बहुत सारे, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो बोला यह जा रहा है कि 2001 के बाद से कुछ इस प्रकार की सिचुएशन अब यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। तो दुनिया भर में जो ये ग्रोथ लगातार कम हो रही है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न बनने वाला है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे बनने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए अगले साल, यानी साल 2023 के अंदर। और साथ ही साथ में इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये वाली एक टेबल पब्लिश करी है। इस टेबल के अंदर यहाँ पर कंट्रीज़ के नाम दिए हैं इन्होंने, जैसे इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, बेसिकली जो जीडीपी है इंडियन इकोनॉमी, वो 6.8% से 2022 में ग्रो होगी और 2023 में 6.1% से ग्रो होगी। वैसे अलग अलग कंट्रीज की ग्रोथ दे रखी है। इटली की ग्रोथ यहाँ पर माइनस में चली जाएगी 2023 में, जर्मनी की ग्रोथ माइनस में चली जाएगी 2023 में। तो ये यहाँ पर डेटा बताया गया, क्योंकि दुनिया भर में जो इन्फ्लेशन है ना, जो महंगाई है, अलग अलग कारणों की वजह से वो बहुत ज़्यादा है और ये जो महंगाई है ये भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। इस रिपोर्ट ने बोला कि जो इन्फ्लेशन है दुनिया भर में, ये साल 2021 के अंदर 4.7% था, लेकिन 2022 के अंदर 8.8% का देखने को मिलेगा।
2023 में ये 6.5% हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा 2023 में, और 2024 में ये थोड़ा सा कंट्रोल होगा, 4.1% पहुंचेगा। नहीं तो अभी के टाइम पर ये इन्फ्लेशन इस साल तो थोड़ा ज़्यादा ही रहने वाला है। रशिया यूक्रेन का डिस्प्यूट हो गया और भी वेरियस रीजंस हो गए जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो बना हुआ है। अब ये चीज़ें इन्होंने बताने के बाद में, ये एक अंदाज़ा बताने के बाद में इन्होंने क्या बोला, अपनी कुछ रिकमेंडेशन दी हैं। इन्होंने बोला ये काम करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? पहली चीज़ तो किसी भी देश को इन्फ्लेशन से लड़ना होगा, अपने यहाँ पर महंगाई से लड़ना होगा। उनकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि महंगाई से लड़ा जाए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखा जाए। जैसे अगर मैं आप लोगों को भारत के अंदर बताऊं तो इंडिया के अंदर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या डिसाइड करती है कि जो हमारा जो इन्फ्लेशन का टारगेट है महंगाई का वो कितना होना चाहिए, 4+-2 होना चाहिए। यानी महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा 6% होनी चाहिए, कम से कम 2% होनी चाहिए, 2 से 6% के बीच में रहे। लेकिन अभी यहाँ पर 6% से ऊपर चल रहा है इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो पहली चीज़ तो इन्फ्लेशन को कम करना होगा, ये यहाँ पर इसका एक रिकमेंडेशन है। दूसरा इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि देखो आज के टाइम पर ना जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो भी नीतियाँ बना रहे हैं, उनको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि कुछ सोसाइटी के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पहले से बहुत सारी प्रॉब्लम में हैं, और अगर चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, तो उन लोगों के ऊपर और भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस चीज़ का भी यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, उन लोगों को इतना सफ़र नहीं होना चाहिए। तीसरा यहाँ पर ये क्लाइमेट पॉलिसीज़ के बारे में मेंशन करते हैं कि भैया क्लाइमेट चेंज का भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो ये क्लाइमेट चेंज है ना, जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एनवायरमेंट के अंदर अलग अलग डिजास्टर क्रिएट करेगा। एनवायरमेंट में अलग अलग डिजास्टर इवेंट्स होंगे जो जिनका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं डायरेक्टली इकोनॉमी के ऊपर होगा, हेल्थ के ऊपर होगा। तो इन क्लाइमेट से संबंधित आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ होनी चाहिए। ये यहाँ पर IMF ने रिकमेंडेशन दिया है। क्लियर हो गई बात? तो ये तो चर्चा थी पूरी रिपोर्ट की। अब यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आखिरकार क्या है, ये मैं आपको स्टैटिक डेटा बता रहा हूँ, क्योंकि करंट अफेयर तो क्या है चल रहा है ये आपने समझ लिया, और ये फोरकास्टिंग है, यानी कि क्या होने वाला है ये हमेशा बदलता रहता है, तो इसके ऊपर इतनी जोर देने की आवश्यकता है भी नहीं। अब जोर जो देना है ना, वो अब आगे से जो बताने वाला हूँ इसके ऊपर जोर देना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पहले भी बना है और आगे भी यहीं से बनेगा, क्योंकि ये रिपोर्ट लेकर आया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है क्या? देखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को सेटअप किया गया था वर्ल्ड बैंक के साथ में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो उसके बाद ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बनाया गया था, ताकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट पड़ा है कंट्रीज़ के ऊपर में, उन कंट्रीज़ को सपोर्ट कर सकें। तो जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी के दौरान यहाँ पर इस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बनाया गया। अब उसके बाद 1944 में आप कह सकते हो यहाँ पर ये पूरी तरह से क्रिएट होता है। 1944 में यहाँ पर इसको बनाया गया, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगी 190 कंट्रीज से 190 देश यहाँ पर इसके मेंबर बने। इंडिया ने कब ज्वाइन किया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इंडिया ने 1945 में इसको ज्वाइन किया था, 27 दिसंबर 1945 में। तो इंडिया भी यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक मेंबर है। क्लियर हो गई बात? तो 1944 में वैसे इसको सेटअप कर लिया गया था, अगले ही साल भारत ने ज्वाइन किया, और उसके बाद में ये बेसिकली पूरी तरह से फॉर्मल एग्जिस्टेंस में आया दिसंबर 1945 में। दिसंबर 1945 से यहाँ पर पूरी तरह से वर्क करना स्टार्ट किया। तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का प्राइमरी पर्पस था वो क्या था कि हम लोग स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकें, इंटरनेशनल लेवल पर जो मॉनेटरी सिस्टम है वहाँ पर स्थिरता को बनाई जा सके। जो पूरी तरह से यहाँ पर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट काम कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर पेमेंट हो रही हैं, उन सबको रेगुलेट करने का ये काम करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और आज के टाइम पर बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं जो भी फाइनेंशियल इश्यूज से गुजरती हैं, जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, वो भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा उधार ले लेती हैं, उठा लेती हैं। फॉर एग्जांपल श्रीलंका का एग्जांपल आपको पता होगा। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी सारी कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड काम करता है। क्लियर हो गई बात? एक और बात ध्यान रखना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अलग अलग रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। जैसे दो प्रकार की रिपोर्ट आपको दिख रही हैं, एक का नाम है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और दूसरी है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, या फिर पूछा जा सकता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। ठीक है ना? तो ये दोनों ही रिपोर्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पब्लिश करता है। क्लियर हो गई बात? अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। देखो, ये साल 2022 के अंदर, यानी इस साल क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स के अंदर में, यूपीएससी ने पूछा था। क्या है? रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट या रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये कौन से बॉडी का प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा? तो वो है इसका करेक्ट आंसर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ही क्या करती है? क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, कुछ पैसा उधार वगैरह प्रोवाइड करवाती है कंट्रीज़ को।
है ना। श्रीलंका रिसेंटली श्रीलंका की वजह से ये न्यूज़ में था, इस वजह से इस बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। वैसे ही आपको ये दूसरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये भी साल 2016 में पूछा गया था। साल 2016 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है। और ये मैंने अभी आपको बताया कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट तैयार करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो वो भी यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ही पब्लिश करता है। समझ में आई बात। नाउ आगे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन उसको आप लोग प्रेस कर दो। एक छोटा सा टारगेट है 2K प्लस लाइक्स का, जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में, यानी पीएम डिवाइन के बारे में आपने रिसेंटली सुना होगा। तो पीएम डिवाइन क्या है समझते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना, यहाँ पर विकास करने के लिए, यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर का आपको एक छोटा सा इनिशिएटिव देखने को मिलेगा। तो अभी रिसेंटली क्या होता है, यूनियन कैबिनेट ने एक नई स्कीम को अप्रूव कर दिया है। उस स्कीम का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, फुल फॉर्म आपको दिख रही होगी, ये मैं अभी बता चुका हूँ। आगे से मैं इसको पीएम डिवाइन बोलूँगा। तो ये जो पीएम डिवाइन है ना, इसका अनाउंसमेंट बजट 2022-23 के अंदर किया गया है। और बेसिकली यहाँ पर बात ये की जा रही है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जहाँ पे हमारे अलग अलग स्टेट्स देखने को मिलते हैं, असम, मेघालय, सिक्किम, ये जो भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नज़र आते हैं ना, यहाँ पे डेवलपमेंट की, विकास की काफ़ी कमी है। तो उसको यहाँ पे पूरा करने का काम किया जाएगा इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। तो पीएम डिवाइन स्कीम क्या है, अब समझते हैं इसको। सबसे पहली बात, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम आपको देखने को मिलती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है कि 100% जो पैसा खर्चा जाएगा ना, वो केंद्र सरकार यहाँ पर खर्चेगी। और एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसका मतलब जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है वो दोनों साथ में मिलकर पैसा खर्चेंगी। समझ में आई बात। ये जो नई स्कीम है ना, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं 2022-23 से लेकर 2025-26 तक, यानी कि आने वाले 4 सालों में खूब सारा विकास किया जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। और इसके लिए लगभग 6,600 करोड़ रुपीज़ खर्चे जाएंगे। ठीक बात हो गई। 100% यहाँ पर केंद्र सरकार पैसा खर्चेगी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि फंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, डेवलपमेंट करना, प्लस लोगों के लिए लाइवलीहुड को जनरेट करना। वहाँ पे जो लोग हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, उनके लिए यहाँ पर रोजगार को बनाना। तो इस प्रकार से यहाँ पर पीएम डिवाइन स्कीम को लेकर आया जा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इस स्कीम को लागू करेगी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये यहाँ पर इसको लागू करने वाली है। जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एजेंसीज हैं, इनकी मदद से यहाँ पर इसको लागू किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया है, काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लगाए जाएंगे। जहाँ जहाँ पर जिस जिस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से लगाया जाएगा। लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ को लेकर आया जाएगा। यूथ और वेमेन जो है उनको यहाँ पर, उनके लिए लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ को यहाँ पर जनरेट किया जाएगा। ये सब यहाँ पर काम करने वाले हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत, और ये करना भी ज़रूरी भी है। उसके पीछे का रीज़न है, पता रीज़न क्या है, कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। हालांकि भारत से थोड़ी सी अलग हो जाती है ना, तो यहाँ पे प्रॉपर अभी डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगा, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट जो है ना भारत का, उसका इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आप देखोगे स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का मतलब यहाँ पर यह है कि इंडिया अगर पूरे ईस्टर्न वर्ल्ड से कनेक्टेड है तो वो केवल और केवल नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मदद से। मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, उस मैप से आपको सारी बातें समझ में आएंगी। मैं कुछ मैप लेकर आया हुआ हूँ। जैसे कि जब हम लोग बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, तो आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ये सारे नज़र आते हैं। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ये सब क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इसके आगे की भी तो दुनिया है ना यहाँ पर, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है ना, ये सारे देश आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। मतलब आगे का जो वर्ल्ड है वो यहाँ से कंटिन्यू हो जाता है। तो इधर के जो वर्ल्ड से कनेक्टिविटी हो रही है ना भारत की, वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की वजह से हो रही है। तो पहला इंपॉर्टेंस तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का ये हो गया। क्लियर हो गई बात, कोई यहाँ पर इतनी भारी बात नहीं है, समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं। अब दूसरा आप देखोगे, दूसरा है कल्चरल सिग्निफिकेंस। नॉर्थ ईस्ट इंडिया अपने आप में कल्चरली डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा। अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, बहुत प्यारे प्यारे फेस्टिवल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें, इनके बारे में बहुत चर्चा होती है, क्योंकि ये जो एरिया है ना, यहाँ पे 200 से ज़्यादा अलग अलग ट्राइब्स रहती हैं। पॉपुलर फेस्टिवल की बात करें तो जैसे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल हो गया नागालैंड का, बहुत पॉपुलर फेस्टिवल है। देन इसी प्रकार से सिक्किम का यहाँ पर पांग लापसोल फेस्टिवल हो गया। ऐसे अलग अलग यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर में उनके अपने अपने बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है जब वो फेस्टिवल्स आते हैं।
तो कल्चरली इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया ना डाउरी फ्री जोन है, यहाँ पर तो दहेज प्रथा वगैरह है ना वो नहीं चलती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये नज़र आती है। आप असम के अंदर बिहू देखोगे, फोल्क डांस देखोगे, फोल्क डांस की अलग अलग फॉर्म्स वहाँ पे परफॉर्म की जाती है, जैसे असम के अंदर बिहू डांस हो गया, है ना। फिर मणिपुर के अंदर आप ट्रेडिशन देखोगे नेचर की पूजा करते हुए, जो नेचर है उसकी वर्शिप यहाँ पर की जाती है। फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ये सब कुछ तो वहाँ पे ही है, कल्चरल सिग्निफिकेंस तो देखने को मिलेगा, उसके अलावा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस का मतलब यहाँ पर यह है कि इकोनॉमिकली ये जो रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में। अब इतना प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, इस वजह से नेचुरल रिसोर्सेज इतने निकाले नहीं गए, लेकिन बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे आप टीओटी से याद रखना, टॉट, टॉट का मतलब है टी, ऑयल, टिम्बर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं भरपूर मात्रा में। साथ ही साथ में ये एरिया के अंदर आप कह सकते हो ये एरिया बेसिकली एक पावर हाउस है। यहाँ पर इसके पास में एक पोटेंशियल देखने को मिलेगा, 50,000 मेगावाट के आसपास हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स के बहुत सारे भंडार है, रिजर्व हैं, तो ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंस नज़र आता है। देन बात आती है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का मतलब है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ये आप देखोगे ना तो बेसिकली यहाँ पे ना बहुत सारे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स देखने को मिल जाते हैं, ज़्यादातर वो उसी एरिया में है। हालांकि लोगों को इतना पता नहीं है, कनेक्टिविटी दूर है, इस वजह से लोग इतना ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स आपको उसी एरिया में देखने को मिलेंगे। तो हमारे भारत की बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट प्रजातियाँ जानवरों की वो वहीं पर पाई जाती हैं, बहुत सारे प्लांट की प्रजातियाँ वहीं पर पाई जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भालू होता है ना बियर की सारी प्रकार की जितनी भी प्रजातियाँ होती हैं वो सब इंडिया में पाई जाती हैं। लेकिन अच्छी बात और एक यूनिक सी बात यह है कि वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ही पाई जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है उस पर्टिकुलर एरिया का। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस आपको नज़र आते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया से संबंधित। सबसे पहला चैलेंज आता है आइसोलेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दिक्कत यही है ना कि इंडिया से वो रीजन थोड़ा सा अलग हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। बस हम लोगों ने यहाँ पर आप कह सकते हो कि चिकन कॉरिडोर से, है ना, जो सिलिगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं, चिकन नेक कॉरिडोर भी बोलते हैं, उससे कनेक्टिविटी है थोड़ी सी। कनेक्टिविटी के मामले में थोड़ा सा यहाँ पर वो एरिया इंडिया से थोड़ा सा दूर रह जाता है, कनेक्टिविटी काफ़ी वीक आपको नज़र आती है। दूसरा, उस एरिया में आप देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंट नहीं है, इतना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोडवेज, वाटरवेज, एनर्जी, इन सब चीज़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी बड़ी कमी है। इसकी वजह से वहाँ पे आपको डेवलपमेंट भी कम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और यही बेसिकली रीज़न भी है जिसकी वजह से इकोनॉमिकली बैकवर्ड वो एरिया हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं है। तीसरा यहाँ पर एक चैलेंज है स्लो पेस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। वहाँ पे प्रॉपर इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिलेगी, है ना। वहाँ पे आप देखोगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफ़ी पीछे है, इन्वेस्टमेंट वगैरह भी प्रॉपर वहाँ पर हो नहीं पाता। और एक और सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पर, ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं ना, इनके आपस में ही बहुत सारे टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अलग अलग राज्यों के बीच में बहुत सारे विवाद हैं, जैसे असम मिजोरम का बॉर्डर डिस्प्यूट। ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिलते हैं। अलग अलग एरिया की यहाँ पर मांग भी होती रहती है। आप नागालैंड के अंदर नागालैंड देख लो, या फिर बोडोलैंड देख लो, इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे एरियाज़ की मांग यहाँ पर की जाती है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर भी आप कह सकते हो एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है। क्लियर हो गई बात? आई होप आपको यहाँ पर ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बेसिकली एक अभ्यास के बारे में बात करता है। IB समर ऐसे पढ़ सकते हैं हम लोग, या फिर IB ऐसे MAR की करके भी पढ़ सकते हो, वर्ड को खोल खोल कर भी पढ़ सकते हो, या फिर IB समर करके पढ़ लो। IB समर जो यहाँ पर 7 है, इस अभ्यास के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। रिसेंटली क्या होता है, जो INS तरकश है ना, ये बेसिकली पोर्ट एलिजाबेथ तक पहुँचता है। साउथ अफ्रीका भी है जिसने यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया, यानी कि एक अभ्यास यहाँ पर चल रहा है IB समर का। इस अभ्यास के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? इंडिया है, I से इंडिया हो गया, B से ब्राज़ील हो गया, SA से साउथ अफ्रीका हो गया, और MAR से मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये ध्यान रख सकते हो। तो ये 7वीं एडिशन है, इस अभ्यास का ये 7वां एडिशन है जो कि अभी यहाँ पर चल रहा है। इन तीनों देशों ने यहाँ पर इसके अंदर हिस्सा लिया। अब ये है क्या? तो एक जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जहाँ पर इन तीनों ही देशों के आपको जो मैरीटाइम यानी जो नेवी है वो पार्टिसिपेट करती हुई नज़र आती है। साथ में अभ्यास कंडक्ट करते हैं। 10 से लेकर 12 अक्टूबर तक ये पूरी तरह से अभ्यास चला था। तो ये 7वां एडिशन है, ध्यान रखना। इससे पहले वाला जो 6ठा एडिशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो 6ठा एडिशन हुआ था
साइमन टाउन पर, यानी साउथ अफ्रीका में 2018 में। और जो ये 7वां एडिशन है कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये बेसिकली आपको एलिजाबेथ पोर्ट पर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये बात आपको क्लियर हुई। अब बात ये करते हैं कि जब ये अभ्यास चला तो भारत की साइड से किस किस का पार्टिसिपेशन हुआ। ऑब्वियस ये बात है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है तो इंडिया की नेवी गई होगी। हाँ, इंडिया की नेवी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। अब इसमें हम लोगों का तेग क्लास गाइडेड मिसाइल जो फ्रीगेट है वो था, INS तरकश पहुंचा, चेतक हेलीकॉप्टर पहुंचा, और जो हमारे यहाँ पर मार्कोज हैं, मैरीन कमांडो जो फोर्स है ना, इसके कुछ यहाँ पे पर्सनल्स पहुंचे थे। इन सब लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था इस पर्टिकुलर अभ्यास के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर में। क्लियर हो गई। इस एक्सरसाइज के अंदर यहाँ पर इन सभी लोगों ने, इन तीनों ही देशों के जो नेवीज थी ना, इन्होंने आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ में एक्सपीरियंस को शेयर किया। जैसे कि फायर फाइटिंग ड्रिल्स करी है, उसके बाद में सर्चिंग को लेकर काम किया है, इंटरैक्शन किया है। इससे क्या होगा, इन सभी कंट्रीज़ के, इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये जो जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है ना, ये कहीं ना कहीं इन तीनों कंट्रीज़ को और ज़्यादा करीब लेकर आएंगी। ये तीनों कंट्रीज़ मिलकर जो कॉमन थ्रेट है, जो कॉमन खतरा देखने को मिलता है, इन तीनों ही देशों को साथ में मिलकर उससे लड़ पाएंगी। नाउ अब बात ये आती है कि इंडिया और किस किस कंट्रीज़ के साथ में मैरीटाइम एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया IB समर, ये आपने नाम सुन लिया। इसके बाद ये ध्यान रखना एक इंडो थाई कॉर्पोरेट भी होता है। इंडो थाई कॉर्पोरेट नाम से पता चल रहा होगा, इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। फिर होता है यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम के बीच में और इंडिया के बीच में, जिसको हम लोग कोनकन के नाम से जानते हैं। देन इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति नाम का अभ्यास होता है। फिर इंडिया सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स नाम का अभ्यास होता है। फिर इंडिया कतर के बीच में ज़ैर अल बहर नाम का अभ्यास होता है। इंडिया जापान के बीच में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं जो कि रिसेंटली न्यूज़ में रही हैं पिछले 1 साल के अंदर। तो इनका पार्टिसिपेशन, इंडिया किस किस के साथ में कौन कौन से अभ्यास करता है, ध्यान रखना। वनडे एग्जामिनेशन के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ में आपके UPSC के अंदर प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है वर्ल्ड स्लॉथ बियर के बारे में। तो इसको लेकर आपको पता होगा, आज का थंबनेल भी है। वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे अभी रिसेंटली यहाँ पर न्यूज़ में देखने को मिला है। देखो बहुत रेलिवेंट आर्टिकल है, क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। जो पहला वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे है ना, इसको ऑब्जर्व किया गया था 12 अक्टूबर को। तो बेसिकली 12 अक्टूबर को अभी रिसेंटली वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे ऑब्जर्व किया गया, ताकि हम लोग ये जो स्लॉथ बियर है ना, ये वाला जो भालू है, इसके बारे में जागरूकता फैला सकें, क्योंकि इसकी प्रजातियाँ लगातार कम हो रही हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसलिए जागरूकता फैला रहे हैं ताकि यहाँ पर इसकी प्रजातियों को पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया जाए। क्योंकि अगर कोई भी प्रजाति खत्म होती है दुनिया से तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाली बात नजर आती है। तो इसी वजह से रिसेंटली पहला वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे ऑब्जर्व किया गया 12 अक्टूबर को, और इसी साल से इसका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दिया गया है। पहली चीज़ तो आपको यही पढ़ना होगा कि आखिरकार स्लॉथ बियर होता क्या है। तो स्लॉथ बियर बेसिकली देखो, जो ये अलग अलग भालू की प्रजातियाँ हैं ना, ये दुनिया भर में 8 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसमें से स्लॉथ बियर यहाँ पर आपको एक प्रकार की प्रजाति नजर आती है। स्लॉथ बियर जो कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये कीड़े मकोड़ों को खाता है, चींटियों को खाने का काम करता है ना। जबकि दूसरे जो बियर की स्पीशीज़ हैं वो अलग तरीके से यहाँ पर उनका जो फूड ईटिंग हैबिट है वो अलग होता है, लेकिन इसका यहाँ पर कीड़े मकोड़े खाने का काम रहता है। दूसरा, यहाँ पर ये अपने बच्चे को अपने साथ हमेशा अपने बैग पर रखता है। फिर उसके बाद में इसको हम लोग हनी बियर के नाम से भी जानते हैं, और ज़्यादा सोना पसंद करता नहीं है ये जानवर, और बहुत खतरनाक माना जाता है। ठीक है, बहुत खतरनाक वाइल्ड एनिमल है। और साथ ही साथ में साइंटिफिक नेम की अगर हम लोग बात करें तो साइंटिफिक नेम है मेलुरसस यूर्सिनस। तो साइंटिफिक नेम भी ध्यान रखना। हालांकि साइंटिफिक नेम को लेकर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, तो पता रहेगा तो आप आराम से लगा पाओगे। ठीक है ना। रिवीजन ऐसा नहीं है कि ये याद ही हो जाएगा एक बार में। जब आप बार बार रिवीजन करोगे, प्रीलिम्स से पहले एटलीस्ट 3 बार तो रिवीजन हो ही जाएगा ना। तो इतना तो ध्यान में रहेगा कि वहाँ पर बैठो तो एक नज़र पड़े तो समझ में आने लगे कि हाँ यार, अगर कोई स्लॉथ बियर का साइंटिफिक नेम है तो यहाँ पर ये है। ठीक है ना। अब ये पाया कहाँ पे जाता है, तो देखोगे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, नेपाल में और श्रीलंका के अंदर पाया जाता है। 90% तक जो इसकी आबादी आपको देखने को मिलती है, इसकी जो पॉपुलेशन देखने को मिलती है, वो आपको इंडिया में देखने को मिलती है। कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन स्टेटस यानी कि उसको किस प्रकार से प्रोटेक्शन दिया गया है। तो IUCN की रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, यानी इसकी जो संख्या है वो लगातार कम हो रही है, इसको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। ये डायरेक्टली ध्यान रखना, IUCN के लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है, यानी कि इसको हाई प्रोटेक्शन दी गई है। इसका जो व्यापार वगैरह उसके ऊपर रोक लगाई गई है।
वैसे ही आपको साइट्स में देखने को मिलेगा, यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशी के अंदर इसको यहाँ पर अपेंडिक्स 1 के अंदर रखा गया है। यानी कि अगेन इसके जो इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह, व्यापार वगैरह है, उसके ऊपर भी यहाँ पर रोक लगाई गई है। क्लियर हो गया बात, ताकि हम इसकी संख्या को प्रोटेक्शन दे सकें। नाउ इसको एक खतरा भी रहता है। खतरा क्या है कि देखो एक एथनिक ग्रुप है कलंदर्स नाम का। कलंदर नाम का आपको एक अलग से ग्रुप देखने को मिलेगा। वो लोग यहाँ पर इस जानवर का इस्तेमाल करते हैं, इसको नचाते हैं, इसको टॉर्चर करते हैं, इसको नचा, क्योंकि इसको डांसिंग बियर के नाम से भी जाना जाता है। तो भालू का डांस देखा होगा, तो बेसिकली यही है वो डांसिंग बियर, जिसको हम लोग स्लॉथ बियर के नाम से जानते हैं। तो जो कलंदर कम्युनिटी, जो एथनिक ग्रुप आपको देखने को मिलता है ना, ये बेसिकली कहीं ना कहीं इन भालू का इस्तेमाल करता है, इनसे परफॉर्मेंस वगैरह करवाता है, जिसकी वजह से अगेन यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी कम होती है। और बहुत सारी रिपोर्ट्स ने ये बताया कि इनकी पॉपुलेशन लगातार कम हो गई है, 40 से 50% यहाँ पर कम हुई है पिछले 30 सालों में। क्योंकि जहाँ पर ये रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, जंगल की कटाई हो रही है, जंगल ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे, इनकी हंटिंग हो जाती है, ह्यूमन बियर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इंसान सामने आ जाए भालू के तो या भालू को मार दे या फिर भालू इंसान को मार दे, इस प्रकार से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। तो इन सब कारणों की वजह से इस पर्टिकुलर जानवर की 40 से 50% तक जो आबादी है ना, वो इनकी जो पॉपुलेशन है बेसिकली वो आप कह सकते हो घट चुकी है, ठीक है ना, पिछले 30 सालों के अंदर। तो इसी वजह से यहाँ पर कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, ताकि हम लोग क्या कर सकें, इसको एक प्रोटेक्शन दे सकें, इस पर्टिकुलर प्रजाति को हम लोग बचा सकें। तो आज का सेशन थोड़ा शॉर्ट था, क्योंकि आर्टिकल थोड़े शॉर्ट थे, लेकिन अच्छे थे, इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोग छोटी छोटी बातें ध्यान में रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बहुत लंबा सेशन हो, जैसे कल 40 मिनट का हो गया या फिर 50 मिनट का हो गया। कभी कभी शॉर्ट सेशन भी रहता है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जैसे आज का सेशन शॉर्ट था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।